हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। क्या नाम है? अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। जनरली इसको लोग नहीं करते, मैं कहता हूँ थोड़ा सा कर लीजिए, एमसीक्यू कर लीजिएगा, एकदम लास्ट में पढ़ेगा इस चैप्टर को, इसलिए इसको मैंने लास्ट अपलोड करवाया है कि इसको एकदम लास्ट में करके जाने का है अपने को। ठीक है, आ जाइए शुरू करते, छोटा सा चैप्टर एकदम। नाउ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज। तो बेसिकली बच्चा, स्टैचू का मतलब होता है लॉ। कि जब भी आप कोई लॉ पढ़ रहे हो तो उसके कुछ रूल्स है इंटरप्रिटेशन, आपको उनको ध्यान में रखते हुए आपको लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे कि कुछ बातें लोगों ने कुछ है, डेफिनेशन वाली पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, मैं आपको बताऊँ कहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये खाली लिख दीजिए इसको, आरटीपी, स्टैचू के आसपास डॉक्यूमेंट क्या है देखो सर। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर व्हिच इज एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, or by more than one of them intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter। ये सेम डेफिनेशन आपने जीसी में पढ़ी, दिस इज सेम एज जीसीए। देन नीचे का पार्ट लिख दीजिए आरटीपी, क्योंकि वो डेफिनेशन में आएगा खाली। इंटरप्रिटेशन सर, तो ये पढ़ना है, मैं टिक कर रहा हूँ, जो पढ़ना है आपको, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है। इंटरप्रिटेशन सर, इट इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ लॉ का इंटेंशन एज एक्सप्रेस इन द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैच्यू और अ डॉक्यूमेंट। इट एम्स to uncover the true meaning of the text and the purpose behind its creation. Interpretation is used to resolve ambiguities and clarify the intended sense of word as a envisioned by their author। तो जिसने भी लॉ बनाया होगा, तो वहां पर अगर कुछ एम्बिग्यूटी होती है तो भैया वहां पर आप क्या करोगे? इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स है वो फॉलो करोगे। ये वाला कट, ये वाला कट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब कुछ प्राइमरी रूल्स है, कुछ सेकेंडरी रूल्स है, पहले मैं आपको प्राइमरी रूल सिखा देता हूँ। सर, पहला रूल क्या है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेगा इसको बच्चा? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। सर इसका मतलब क्या था? ये मेन प्रिंसिपल है, पहला रूल है, कार्डिनल रूल बोलते हैं हम इसको। जैसा लिखा है वैसा ही, वर्ड शुड बी अंडरस्टूड इन द नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, इट शुड बी एज पर द ग्रामर रूल्स। चॉइस बिटवीन द नैरो एंड वाइडर मीनिंग, इट अडॉप्ट्स अ वाइडर वन। ये वाइडर अप्रोच फॉलो करता है। Then, when the words are used in popular sense, it says in matters regarding general public, words are to be used in their popular sense। जैसे for example, the auditor should नहीं, you should do something to bridge the gap between rich and poor। ब्रिज द गैप, जैसे वर्ड यूज किया गया उसी को वैसा लिखोगे जैसा लिखा गया। ब्रिज का मतलब तो ऐसा ये भी होता है ना, पर पॉपुलर सेंस का ब्रिज मतलब वो गैप को कम करना होगा अपने को, जैसा लिखा गया वैसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। इन डीलिंग विद पर्टिकुलर बिजनेस और ट्रांजेक्शन, वर्ड्स आर प्रेजेंट टू बी यूज व्हेन द पर्टिकुलर मीनिंग इन विच आर यूज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। जैसे कि हम बोलते हैं एक पेटी भेज दो, दो दो पेटी भेजो, एक खोखा भेजो। पेटी इज लाख, खोखा इज बेसिकली व्हाट? करोड़। तो जो वर्ड्स यूज करते हैं आप उसी को समझोगे। जनरली पेटी तो ऐसे होते हैं ना, पर वो बिजनेस में वैसे टर्म्स यूज करते हैं अपन। ठीक है। देन natural and grammatical meaning, laws should be first understood in their ordinary and popular sense। if they are absurdity, then only grammatical sense must be modified। then words must be interpreted keeping in mind the subject matter which reference to which the context in which they are used in law। तो आपको भैया ध्यान रखना है, पहले आपको नेचुरल पॉपुलर मीनिंग ही यूज करना है। अगर कुछ एब्सर्ड दिखती है, एब्सर्ड मतलब वेगनेस, अजीब चीजें लग रही है अपने को पढ़ने के बाद, तो क्या करो, उसका जो ग्रामेटिकल सेंस है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये कट। अच्छा, टेक्निकल वर्ड्स मस्ट बी यूज इन टेक्निकल सेंस। अब जैसे अगर आप जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है उसको टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल सेंस में यूज करोगे। ठीक है। देन ये एग्जाम में आया था, उत रेस मैगिस वैले, ये एग्जाम में आया था। इफ लिटरल मीनिंग डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, द कोर्ट कैन डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग एंड क्या करेगा? एग्जाम्पल, इंप्लाइड पावर्स इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ अ मऊ ऑफ अ कंपनी। तो वो क्या बोलता है कि उत रेस मैक्स वैले क्वाम, मतलब क्या हो गया? वर्ड्स मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट लीड अ सेंसिबल मीनिंग।
मतलब क्या होगा, वर्ड्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड टू लीड अ सेंसिबल मीनिंग। अगर अपने को लग रहा है कि भैया लॉ से पढ़ने के मेरे को कुछ अजीब चीजें आ रही है समझ में, तो मैकआउट क्या करेगा, उसको वो छोड़ के सेंसिबल वर्ड्स पे जाएगा। किस पे बढ़ जाएगा, सेंसिबल वर्ड्स पे। इंपॉर्टेंट आंसर, एग्जाम क्वेश्चन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिटरल कंस्ट्रक्शन प्राइमरी रूल होता है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सेंसिबल मीनिंग होगा। लिटरल से फेल हो रहा है तो क्या लगेगा अपना, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट आएगा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सर पूरे लॉ को आप कैसा पढ़ोगे, एज अ होल। अगर वहां पर लड़ाई हो रही है किसके बीच में, बिटवीन टू सेक्शंस, यू विल अवॉइड दैट। अगर whether two provisions can't be reconciled, interpret in such a way that the effect is given to the both। अगर दो प्रोविजन में can't be reconciled तो आप रिकंसाइल करो उनको, हार्मनी लेकर आइए। पर अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या करोगे आप उसको रिकंसाइल करोगे। ओके, if it is impossible to avoid inconsistency, the provisions enacted later in the point of time must be later the better। अभी कोई सेक्शन कुछ और कहता है, दूसरा सेक्शन कुछ और कहता है, एक आया था 10 तारीख को, एक आया था 25 तारीख को, तो जो 25 तारीख वाला होगा वो प्रिवेल करेगा, फिर लेटर द बेटर। इफ द प्रोविजंस आर इनेक्टेड द सेम टाइम, द प्रोविजन अपीयरिंग लेटर इन द एक्ट शैल प्रिवेल। अगर दोनों सेम टाइम पर आए तो जो लेटेस्ट होगा ना वो प्रिवेल, हमेशा लेटर द बेटर, लेटर द बेटर। ठीक है, सो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ हिडन्स रूल या फिर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन या फिर मिसचिफ रूल। ठीक है, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडन्स रूल, पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन एंड मिसचिफ रूल। क्या कहते हैं देखो, अभी जब नया लॉ आया तो सर देखो पुराने लॉ की क्या गलती थी कि जो नया लॉ आया, ऐसी क्या बातें थी पुराने लॉ में जो वो ठीक नहीं कर पाया, उसकी वजह से हमको नया लॉ लाना पड़ा। नए लॉ ने उसको ठीक कर दिया क्या, बेस्ट एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013। सर क्या ध्यान रखेंगे अपन, सर व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, 2013 से पहले क्या था, 1956 था। सर व्हाट वाज द मिसचिफ व्हिच लॉ डिड नॉट प्रोवाइडेड, मतलब जो पुराना लॉ था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, सर बहुत प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रॉनिक मींस की बातें कवर नहीं थी, प्रोस्पेक्टस की बहुत सारी मिस्टेक्स थी वहां पर। सर व्हाट इज द रेमेडी द एक्ट हैज प्रोवाइड, 2013 ने बहुत सारी रेमेडीज प्रोवाइड करवा दी। व्हाट इज द ट्रू रीजन फॉर द रेमेडी, कि जो भैया लॉ को और स्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये की कंसिडरेशन होगा फॉर हिडन्स का रूल। मिस्टेक मतलब क्या गलती थी, मतलब उस एक्ट की क्या गलती थी जो नया एक्ट आया, तो आप ये कंसिडर करोगे वहां पर। देन a liberal interpretation method to uphold the law का intention, it aims to avoid underprivileged or historically disadvantaged groups। Sir, words clauses can be interpreted broadly only when there two reasonable interpretation exist। It cannot be used when the language is clear or unequivocal। मतलब क्या होगा, अगर अजीब है तो आप यूज नहीं कर पाओगे। सो की कंसिडरेशन ध्यान रखो, मिसचिफ मतलब गलती है तो इसको बोलते हैं मिसचिफ रूल बोलते हैं, आप हिडन रूल बोल दीजिए, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बोल दीजिए। ठीक है, सो पहला हो गया लिटरल कंस्ट्रक्शन, फिर हो गया रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फिर हो गया आपका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मनी लाना हो गया, फिर हो गया आपका हिडन का रूल, मिसचिफ रूल। देन रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, ये अपन जनरल क्लॉजेस में ही पढ़ चुके हैं। सर फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन, फर्स्ट फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड, फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड। सर इफ नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी गिवन टू दैट वर्ड देन द वर्ड शैल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अब और को कैसे पढ़ते हैं अपन, मतलब सर और होता है कंजंक्शन, सॉरी और होता है आपका डिसजंक्शन, या तो ये या तो ये। एंड क्या होता है सर, कंजंक्शन, ज्वाइन करता है। तो और को क्या पढ़ोगे आप, एंड पढ़ोगे, एंड को क्या पढ़ोगे आप, और पढ़ोगे, और को एंड, एंड को और को एंड को और। देन मे मस्ट शैल, सर मे होता है डायरेक्टरी, अपन बात कर चुके जीसी में, एंड शैल होता है मैंडेटरी। तो सर क्या हो जाएगा, मे को अपन पढ़ लेंगे शैल, शैल को क्या पढ़ेंगे अपन, मे को पढ़ेंगे शैल, शैल को पढ़ेंगे मे। देन नेक्स्ट होता है, जैसे लोग यहां पर लिखा हुआ है, it is used as a matter of pure conventional courtesy, involves a discretion coupled with an obligation it confers, a positive benefit to the general class of subjects or a remedy would be advantage and a mischief suppressed, or giving the word a directionary significance will defeat the very object of the act। Sir, shall, it is used, if it is used against the government, the intention of the law demands the same as mandatory interpretation। अगर लॉ के अगेंस्ट होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा तो बोलेगा सर यू शैल बी लाइबल, तो गवर्नमेंट यू आर ऑल्सो लाइबल, तो अपन उसको क्या पढ़ लेंगे, मे, गवर्नमेंट मे बी लाइबल। Where shall is used in a penalty provision, no discretion is left to the court to determine whether such provision is directory or mandatory, it has to be taken mandatory। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब आप यूज करोगे हम उसको क्या रीड करेंगे, मे यूज कर लेंगे। लॉ में चेंज नहीं करने का, समझने का, शैल क्या बोलेगा, मे बोलेगा। देन रूल ऑफ एजेस दे जेनरिस, क्या बोलोगे आप, रूल ऑफ एजेस दे जेनरिस। सर वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स कंटेनिंग टू अ क्लास कैटेगरी आर फॉलोड बाय जनरल, इट इज कंसिडर्ड द सेम थिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, एजूस दे जेनरिस, सर एजूस दे जेनरिस का मतलब होता है अगर एक वर्ड को यूज किया गया पर्टिकुलर क्लास के लिए। ठीक है, द स्कीम इज अवेलेबल टू डोमेस्टिक एनिमल्स,
तो डोमेस्टिक एनिमल सब आ गया बराबर. Where specific words to a class or category or genus is followed by general words, then it is considered as a thing of same. It contains enumeration of specific words. So wild animals हट गए वहां पर. Enumeration constitute a class or a category. The entire class or category is not existed. General term follow the enumeration. No indication of a different law intention. Sir, जैसे अगर एक चीज एक क्लास को लगेगी तो भैया वो सबको लग जाएगी, दूसरे वाले को नहीं लगेगी वहां पर. उसको बोलते हैं एज यूज दे जेनरिस. क्या बोलोगे आप? एज यूज दे जेनरिस. ये भी इंपॉर्टेंट. देन डॉक्ट्राइन ऑफ नॉसेटर सॉकी. क्या होता है नॉसेटर सॉकी? इसको बोलते हैं हम रंग बदलू गिरगिट. रंग बदलू गिरगिट. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या आएगा? अच्छा एक सेकंड, इसका भी और इसका एक फर्क, एक और एग्जांपल देता हूं एज यूज दे का. एज यूज से मैंने बोला ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. तो ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, तो ब्रिज का मतलब क्या होगा? ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. तो गैप को कम करो. ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, सॉरी वी विल कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज. तो वो ब्रिज क्या होगा? वो वाला ब्रिज मान लेने का. वो हो गया आपका एज यूज दे जनरल. जैसा होगा वैसे आगे लगेगा. सर यहां पर क्या बोल रहे हैं? नौ से टेरे सॉकी. इसको बोलते हैं रंग बदलू गिरगिट. रंग बदलू गिरगिट. It is means that when two or more words that are susceptible of analogous meaning are coupled together, they are understood to be used in the cognate sense. Plant and machinery. तो वर्ड जो प्लांट है सर वो तो सरल भाषा में पौधा होता है. मतलब प्लांट एंड ट्रीज तो पौधा हो गया. बट जब आप बोलोगे प्लांट एंड मशीनरी तो मशीन वाला वर्ड ले लेगा वो प्लांट. समझे आपको? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड ट्री. तो प्लांट कॉमन हो गया. पर क्या होगा? रंग बदलू गिरगिट. प्लांट मतलब पौधा, तो ट्री के साथ उसको तो पौधा हो गया आपका. प्लांट एंड मशीनरी हो गया तो मशीन के साथ हो गया. वो गया रंग बदलू गिरगिट. They take color from each other. That is the meaning of the more general word being restricted to a sense analogous to that of less general. ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है. रंग बदलू गिरगिट को याद रख के चलो. ठीक है, एमसीक्यू में काम आएगा. ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है. ठीक है, आप इसको रीड करोगे. देन डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो. क्या बोलोगे आप इसको बाबू? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो. सर इसका मतलब जब आप लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हो, आप आज पढ़ रहे हो, पर आपको आज के हिसाब से नहीं सोचना. आपको सोचना कि जब ये लॉ बना था तब क्या था. जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट सर 1932 में था. अब आपको मैं एक प्रोविजन याद करवाता हूं. वहां पर एक सेट ऑफ की बात है प्रोविजन में. ठीक है, सेट ऑफ कि भैया आप पार्टनर्स क्लेम नहीं कर पाएंगे सेट ऑफ अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं है तो. हाँ कर सकते हैं, पर 100 रुपए तक का मिलेगा. अब आज के में मैं जब 2025-26 में बैठा हूं, मैं क्या बोलूंगा? 100 रुपए का सेट ऑफ में 100 रुपए चिंदी. अरे भैया आज 100 रुपए 100 रुपए है, पर उस जमाने में 1932 में जब पार्टनरशिप एक्ट आया था 100 रुपए क्या ज्यादा वैल्यू होती थी. बराबर समझा आपको? So this doctrine is based on the concept that the statutory document is to be interpreted by referring to the exposition it is received from contemporary authority. उस जमाने की the maxim contemporary exposito blah 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 means is the best and the strongest in law. This means the law should be understood in the sense it which was understood at the time when it was passed. उस जमाने में, उस जमाने के हिसाब से law मतलब हमारे जमाने की बात है, पिताजी की जमाने की बात, उस जमाने के हिसाब से चलने का. ये हो गया आपका कॉन्टेम्पोरेनियो एक्सपोजिटो. ठीक है, सो आप क्या करोगे? अभी फर्स्ट 5 स्लाइड्स आप रीड कर करेंगे. आपके पास अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो, या फिर अगर आपके पास चार्ट बुक है, चार्ट से आप रीड कर कराएंगे. ठीक है, रीड ऑल द 5 साइड्स, देन विल डू आगे का पार्ट. रीड.
डन. नेक्स्ट. अब आएगा इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. सर इसका मतलब क्या है? जब मैं बैरक खोलता हूँ तो उसको पढ़ने के बाद मैं उनकी चीज़ों को पढ़ने के मैं लॉ को कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ. पहला क्या है? पहला आएगा टाइटल. सर टाइटल होता है लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल. सर जैसे आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईपीए, आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कब हुआ? 2013. इट कैन बी यूज फॉर इंटरप्रिटेशन. लॉन्ग टाइटल से आप समझोगे इट डिस्क्राइब्स द लॉ. इट इज एडमिसिबल एड टू इंटरप्रिटेशन, हाउएवर इट विल नॉट ओवरराइड द क्लियर मीनिंग ऑफ लॉ. तो टाइटल में और बैरक में कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो बैरक जीतेगा. नंबर 2. फिर आएगा आपका प्रीएम्बल. वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने जीसी में पढ़ा था. इट एक्सप्रेसेस द एसओपी, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ दैट. इट कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द लॉ, हाउ इट विल नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. हमेशा एक्ट ही जीतेगा. देन नेक्स्ट, टाइटल ऑफ द चैप्टर. सर टाइटल में क्या क्या आता है? जैसे अंदर में जाऊंगा, जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इंटरप्रिटेशन, सॉरी इंटरप्रिटेशन नहीं, प्रोस्पेक्टस हो गया, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया. टाइटल हो गया ना अंदर, मतलब बेयर एक्ट के sections dealing with a common object are grouped together under a chapter. However, heading of one chapter can't be used to interpret another group. प्रोस्पेक्टस रीड करके मैं शेयर समझूंगा या ऑर्डर को पढ़ के थोड़ी मैं डिविडेंड समझूंगा. देयर आर कॉन्फ्लिक्ट. वो क्या, वो एडिशनल एड टू इंटरप्रिटेशन है. However, many cases show that marginal notes may be referred in exceptional cases like to remove an ambiguity. कुछ अगर अजीब बात होती है तो आप मार्जिनल नोट्स को रेफर करो. देन schedule. It is a part of the act read together with it, but it cannot control or prevail over the expression of law. एक्ट जीतेगा. जैसे कंपनी एक्ट में शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट बट इट कांट बी यूज्ड, मतलब इट कांट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. देन फिर एक आएगा आपका इलस्ट्रेशंस. It will clarify the provisions of the application of the provisions form part of the statute in case of conflict the section will prevail. Examples. Illustration basically मतलब एग्जांपल, कोई सेक्शन है उसको समझने के लिए उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दी तो एग्जांपल हो जाएगा. देन नेक्स्ट आएगा आपका डेफिनेशनल सेक्शंस. ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना, आपको ये कुछ काम करिए, कुछ काम करिए, नीचे वाला काम. एक होता है मींस, एक होता है मींस एंड इंक्लूड, और एक होता है मतलब मींस एंड मींस और एक इंक्लूड. ठीक है, सर मींस क्या है? सर मींस means is basically restrictive and exhaustive. restrictive and exhaustive means and include भी अगर तो भी क्या आ जाएगा वो restrictive and exhaustive. ठीक है, अगर extensive word यूज किया गया है, exhaustive मतलब exact meaning, exact meaning. ठीक है, exact meaning का मतलब क्या हो जाएगा? exhaustive. कहीं भी अगर definition में लिखा है means तो मतलब उतना ही. ठीक है, अगर include word यूज किया है तो it is deemed to include, मतलब क्या हो जाएगा? उसका extensive definition. means and include होगा तो क्या ले जाएंगे अपन उसको? exhaustive के प्रति. कहाँ ले जाएंगे? exhaustive. हमने जीसी में भी किया. then explanation. It explain the meaning of the text of the section. Explanation in simple words. कोई भी बेयर एक्ट में अगर लिखा है एक्सप्लेनेशन तो उस सेक्शन को सिंपल वर्ड में समझाया गया. उसके एग्जांपल को समझाने को बोलते हैं अपन इलस्ट्रेशन. इट क्लियर अप द एम्बिगिटी, मे आल्सो बी यूज्ड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड समथिंग बट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज टू वाइडन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन. कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहे, सेक्शन को ही ट्रांसलेट कर दें. एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू अ पर्टिकुलर केसेस. जो ऊपर बोला गया उसका कुछ एक्सेप्शन, वो हो गया आपका एक्सेप्शन. प्रोवाइजो इज यूज्ड टू रिमूव स्पेशल केसेस फ्रॉम जनरल एनैक्टमेंट एंड प्रोवाइड फॉर देम स्पेशली. मतलब ऊपर वाला कुछ और कह रहा है, मैं प्रोवाइजो कुछ और कह रहा है. एक्सेप्शन क्या कहेगा? ऊपर जो लिखा हुआ है इनको एप्लीकेबल नहीं. प्रोवाइजो क्या कहेगा? ऊपर जो लिखा भाड़ में गया, मतलब वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो हो गया प्रोवाइजो. सेविंग क्लॉज इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन certain rights remedies or privileges already existing. तो ये सेविंग क्लॉज मतलब वो बचाएगा बेसिकली. सेविंग क्लॉज इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन certain rights remedies and privileges which is already existing. तो ये भी important टू मार्क का आंसर. एक्सेप्शन, प्रोवाइजो, सेविंग क्लॉज. Then proviso carves out an exception to the main provisions. It does not state a general rule. However, proviso may serve the following purpose. It will impose certain conditions, give clarification, and make substantive provisions. तो बेसिकली प्रोवाइजो का ही एक्सप्लेनेशन दिया है. तो प्रोवाइजो, एक्सेप्शन, सेविंग क्लॉज इंपॉर्टेंट. देन external aids of interpretation. External aid of interpretation.
यूसेज वाला आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूसेज यूसेज और कस्टम प्रैक्टिस वाला आंसर मॉडल में भी दे रखा है, एग्जाम में भी आया, बहु 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 बार आया, बहु बार। ठीक है, क्या कहते हैं, द एक्ट डन अंडर स्टैच्यू प्रोवाइड्स क्वाइट ऑफन the key to the statute itself. It is well known that where the meaning of the language in the statute is doubtful. Usage मतलब कितने सालों से वो यूज हुआ है, सालों से सदियों से वही पढ़ते आ रहे हैं, वही समझ रहे हैं, वही चल रही है। अब जैसे अपने क्या होता है, अभी अभी मारवाड़ी गुजरात में पैर छूते, अब उसको कोई लॉजिक नहीं पता पैर क्यों छू रहे हैं अपन। सब ब्लेसिंग में तो अपन ऐसे भी तो हाथ छू रहे हैं, पर पैर क्यों छू रहे हैं अपने को नहीं पता, चले आ रहा है सर, पता चल रही यूसेज। तो कोई लॉ होगा उसमें कोई कंडीशन हो, कोई पॉइंट होगा, चले आ रहा है, वो यूसेज है। ठीक है, the meaning of the language in a statute is doubtful. The usage, how that language has been interpreted and acted upon over a long period of time may determine its true meaning. तो भैया सालों से जो इंटरप्रेट करते आ रहे हैं अपन वही इंटरप्रेट करेंगे आगे, उसको हम कहते हैं यूसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन डिसीजंस, ठीक है, फॉरेन जैसे कोई केस जैसे सालोमन, वैसे सालोमन अपन रेफर करते हैं, तो सालोमन इंडिया का केस लॉ नहीं है। फॉरेन डिसीजन फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ jurisprudence as ours may be referred, have a prime importance always given to Indian case law। पहले आप इंडिया में जाओगे तो बहुत कोई नहीं है, तो फॉरेन में जाओगे, प्रोवाइड हमारा और उनका लॉ सेम होना चाहिए। उसको आप आगे भी लिख दीजिए, concerning statutes and rules, previous laws, then dictionary meaning। रेफर द एक्ट इन अ क्वेश्चन टू फाइंड अ मीनिंग, तो अपन क्या करें, लॉ के बाहर गए ना तो एक्सटर्नली हो गया। रेफर द एक्ट इन अ क्वेश्चन टू द फाइंड अ मीनिंग, मेरा वर्ड इज नॉट डिफाइन द एक्ट, वी मे रेफर टू डिक्शनरी। वी मस्ट ऑलवेज टेक इनटू कंसीडरेशन द कंटेक्स्ट, फॉर टेक्निकल वर्ड्स यूज टेक्निकल डिक्शनरी। अगर भैया नहीं समझ में आ रहा है लॉ को पढ़ के, तो लॉ के बाहर जाओ, कहाँ जाओ, डिक्शनरी में जाओ। Historical setting, historical facts. Keep in mind the history of external circumstances which led to the enactment of the law. Companies Act क्यों आया, तो होमी बाबा कमेटी थी, कोटक वाली कोई महिंद्रा की कोई कमेटी थी, ठीक है, उन्होंने कमेटी बनाया तब जाके आया। हिस्टोरिकल फैक्ट क्यों था, जैसे निर्भया का केस, वो गैंगरेप हुआ था दिल्ली का, उसके बाद निर्भया लॉ बनाया गया, तो क्यों बनाया गया। ऑल्सो कंसिडर वेदर द स्टैच्यू वाज इंटेंडेड टू अल्टर द लॉ और लिव इट वेयर इट स्टूड बिफोर। फिर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या आएगा सर, स्पीच एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, पार्लियामेंट्री डिस्कशन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिल, वो पढ़ लीजिए सर आप। देन कोई एक्सपर्ट कमेटी होगी, होमी बाबा कमेटी हो गई, ये वाली कमेटी, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी विच एग्जामिन द बिल एंड मेड रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, वो पढ़ लीजिए आप सर। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल सेटिंग। अर्लियर एंड एनालॉगस एक्ट, सर पुराने जो लॉ होंगे वो भी पढ़ सकते हो आप। जैसे अगर हमको कंपनी से 2013 समझना होता है कभी, तो हम जाके 1956 भी पढ़ते हैं, तो उसमें कैसा था, इसमें कैसा है वहाँ पर। सो वेयर डिफरेंट एक्ट्स आर perimeter ऑन द सेम सर्वे, दे मे बी कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर एज वन सिस्टम। भले वो नहीं है आज के दिन में, पर अगर कभी समझना समझ सकते हैं ना। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी द लेटर विल प्रिवेल, लॉजिकल लेटर विल प्रिवेल। refer to repeal act where a part of an act has been repealed, मतलब उखाड़ के फेंक दिया, it loses its operative force। nevertheless such a repealed part of the act may still be taken into account for construct the unrepealed part। अगर जैसे 4 पॉइंट से लॉ में 2 हटा दिए, उखाड़ के फेंक दिया, थर्ड और फोर्थ पेंडिंग। अब थर्ड और फोर्थ को अगर मेरे को पढ़ने का है, तो मैं 1 एंड 2 को रीड कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो ये हो गया अनरिपील पार्ट को समझने के, अब रिपील पार्ट को जाके रीड करें। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। इंटरप्रिटेशन यू हैव टू डू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल मैन। जैसे कॉमन मैन अगर पढ़ रहा होगा, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वन हैज टू फाइंड आउट व्हाट अ रीजनेबल मैन विल थिंक, व्हाट हु हैज टेकन केयर टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ ऑफ द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस ऑफ अ डीड और अ डॉक्यूमेंट। उसका स्कोप क्या है, उसके टर्म्स क्या है। सर वुड अंडरस्टैंड द वर्ड्स यूज्ड इन दैट डॉक्यूमेंट, मतलब एक रीजनेबल मैन अगर समझना चाहेगा तो क्या वो समझ पाएगा। यूनिफॉर्मिटी, सर अगर एक वर्ड को आपने पकड़ लिया है, जैसे एफिडेविट है, तो एफिडेविट को आगे वही लेके चलोगे, स्वेयर है तो स्वेयर को वही लेके चलोगे। Further, it will establish that the same word cannot have the two different meaning in the same document unless the context compel the adoption of a such a rule. Wait, golden rule. Ascertain the intention of the party. Document should be read as a whole. Status and training of the parties using the word have to be taken into account. Sir, earlier clause to override. अगर clashing होगा तो sir later will prevail. Earlier will override. ठीक है? Earlier clause to override. Sorry, earlier clause to override. In case of clash, earlier clause will override. Effect of one invalid clause. One invalid clause does not make the entire document void। खाली अगर कोई बात invalid है तो खाली वो वाली बात invalid है, पर वो document चलेगा आगे। However, if the invalid clause is an integral part, तो क्या हो जाएगा, the whole document will be void। Generally क्या होगा, एक clause से पूरा law, पूरा deed invalid नहीं होगा। हाँ, पर अगर वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जैसे अगर कोई पार्टीज है, पार्टीज के नाम ही गलत है, हम लोग प्रॉपर्टी बेच रहे, प्रॉपर्टी की डिटेल गलत है, तो पूरा पूरा जो डीड है वो गलत हो जाएगी, विल बी। ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये भी आता है एग्जाम में, 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर। चलिए आंसर कूल है। रीड स्लाइड नंबर 6 से लेके 10th। इंटरनल एड्स एक्सटर्नल एड्स वाला आ जाएगा आंसर, और आपका डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का। रीड
डन, कंप्लीटेड। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सालों से सेम ही चैप्टर, कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन बैंक लीजिए, सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए सारे अपने क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, एंड वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन, क्योंकि कोई सालों से कोई चेंज नहीं, लॉ थोड़ी है, तो लॉ को पढ़ने का तरीका है, इसमें थोड़ी कोई चेंज आएगा, तो सालों से सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय गाइस, एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विचेवर इज, ये मेरी लास्ट क्लास है, यहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस खत्म होता है इस चैप्टर के साथ। आई होप आप पढ़ो, पास हो जाओ, हो सके तो सारे जो चैप्टर्स की मैंने वीडियो बनाई है लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। एंड आई होप अगर आप ग्रुप 2 की क्लासेस लेना चाहेंगे तो हम ग्रुप 2 में मिलेंगे। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो इस अटेम्प्ट में, तो हम मिलेंगे सीधा सीए फाइनल में, जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीए का ऑडिट। पूरी टीम है अपने पास, एफआर एएफएम ऑडिट, आपको पूरा ग्रुप 1 से क्या मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ठीक है, अगर 70 मार्क्स आ जाता है तो भैया मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे कर दीजिएगा, और यहाँ यूट्यूब पे वीडियो पे आके कमेंट जरूर कर देंगे, सर मैं पास हो गया हूँ, एंड वीडियोस कैसे लगे वो भी बता दीजिएगा कब, रिजल्ट के बाद। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, एंड कीप फॉलोइंग द चैनल, आपको और सारी चीजें यहाँ पर मिलती रहेंगी। बाय गाइस।